तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फ्रीडम 250 व्हाइट हाउस की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर पूरा कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन और काफी यूनिक कार्ड बनाया गया है। बस यहाँ पर जो डैना व्हाइट ने पहले बोला था व्हाइट हाउस का कार्ड बनेगा, वो सारी बातें इग्नोर कर देना और सिर्फ अगर हम इस कार्ड को देखें तो हर एक फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग है और जिस वे से फाइट मैचअप्स हैं ऐसा लग रहा है कि हर एक फाइट में फिनिश देखने को मिलना है। ये जो व्हाइट हाउस का कार्ड है यहाँ पर कोई प्रीलिम कार्ड या फिर मेन कार्ड नहीं है, बल्कि टोटल ही ये 7 फाइट्स का पूरा कार्ड बनाया गया है, जो कि ऑब्वियसली ओरिजिनल कार्ड से हाफ है, बट सारी ही फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो जस्ट लाइक 10 फाइट्स का जो नो चेस फेयर वाला कार्ड था, उसी की तरह ये काफी यूनिक व्हाइट हाउस का कार्ड है, जहां पर सिर्फ होने वाली है 7 फाइट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस कार्ड की बात है वो इस कार्ड की टाइमिंग रहने वाली है, जहां पर ये कार्ड एक दिन लेट स्टार्ट है, यानी कि नॉर्मली जो हमें फाइट संडे को देखने को मिलती हैं, ये जो व्हाइट हाउस का कार्ड है ये होने वाला है 15 जून मंडे को। तो ये व्हाइट हाउस का कार्ड स्टार्ट होगा मंडे मॉर्निंग 5:30 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि एक दिन बाद ये कार्ड स्टार्ट हो रहा है, बट हाँ थोड़ी सी जल्दी सुबह को स्टार्ट हो रहा है। तो टाइमिंग मत भूलना, संडे को कार्ड नहीं है बल्कि मंडे मॉर्निंग को कार्ड स्टार्ट हो रहा है। वेयर अब डायरेक्टली चलते हैं प्रिडिक्शंस पर, जहां पर व्हाइट हाउस कार्ड की ओपनर फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जिधर डिएगो लोपेस की फाइट हो रही है स्टीव गार्सिया के साथ। इस फाइट से पहले लोपेस टॉप लेवल में फाइट कर रहा था, जहां पर वो अलेक्जेंडर के साथ 2 फाइट्स करता है, जीन सिल्वा के साथ भी एक फाइट करता है, और अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन में स्टेप डाउन लिया उसने, जहां पर उसकी फाइट होने वाली है स्टीव गार्सिया के साथ। और दोनों के अगर हम फाइटिंग स्टाइल को देखते हैं तो स्टीव गार्सिया एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, वेयरएज डिएगो लोपेस की बात करें तो वैसे तो वो एक ऑलराउंड फाइटर है, जहां पर वो स्ट्राइक भी करता है और उसकी जूजित्सु गेम भी बहुत ज्यादा इंसेन है। पर फाइट में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेजॉरिटी जो फाइट है वो एक स्टैंड अप वॉर जाने वाली है। स्टीव गार्सिया की बात करें तो वो काफी अच्छे मोमेंटम में चला हुआ है, जहां पर उसकी स्पीड होगी, जो साइज की एडवांटेज होती है उसके पास, वो चीज को यूज करते हुए वो अपने ओपोनेंट्स को बीट करके आ रहा है। पर यहाँ पर गाइस स्टीव गार्सिया के सामने डिएगो लोपेस आ चुका है, जो कि अलेक्जेंडर की फाइट को हटा दें तो रीसेंट टाइम में बाकी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा दिखा है। और यहाँ पर अगर हम दोनों फाइटर्स को देखते हैं तो थोड़ी सी रीच की एडवांटेज है स्टीव गार्सिया के पास, बट जब साइज की बात करते हैं तो डिएगो लोपेस का इक्वल साइज है कंपेयर टू गार्सिया। तो जो स्टीव गार्सिया इजीली प्रेशर को डाल लेता था अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट, यहाँ पर मुझे कंप्लीट ऑपोजिट लग रहा है, जिधर मुझे लगता है डिएगो लोपेस प्रॉपर प्रेशर को डालने वाला है गार्सिया के ऊपर। आई थिंक सो फाइट में जो भी स्टीव गार्सिया अटैक को थ्रो करने वाला है उसका आंसर डिएगो लोपेस के पास होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ डिएगो लोपेस टू विन, और मुझे लगता है कि वो फाइट को विन करने वाला है बाय राउंड 2 नॉकआउट। डिएगो लोपेस की एक चीज अलेक्जेंडर ने एक्सपोज की थी, और वो था कि जिस वे से डिएगो लोपेस अपनी हेड मूवमेंट को इतना अच्छा शो नहीं करता है, तो फाइट में स्टीव गार्सिया इसकी एडवांटेज ले सकता है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये मैटर करने वाला है, क्योंकि स्टीव गार्सिया की ही बात कर लें तो ऑलमोस्ट उसके हर एक फाइट में हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा डैमेज को लेता है। वो हर बार फाइट करते हुए कभी ना कभी ड्रॉप होता है, क्योंकि बेसिकली उसकी फाइट में एक पैटर्न बन चुका है कि वो जब भी अटैक करने जाता है तो उसकी चिन थोड़ी सी हवा में आ जाती है और उसका गार्ड ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर फाइट में भी अगर एग्जैक्टली सेम होता है तो डिएगो लोपेस के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो या तो ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करने वाला है, या फिर जो वो क्लिंच में अपर कट्स को थ्रो करता है वो कोई ना कोई लैंड होने वाला है गार्सिया के ऊपर। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि स्टीव गार्सिया बहुत बार ड्रॉप होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिएगो लोपेस के पास पावर बहुत ज्यादा है, और इसी के साथ ग्राउंड गेम भी काफी अच्छी है कि जब वो स्टीव गार्सिया के ऊपर कनेक्ट किया तो वो स्टीव गार्सिया को ड्रॉप करने वाला है, और वहां से अपनी फिनिशिंग एबिलिटी को दिखाते हुए वो स्टीव गार्सिया को नॉकआउट करने वाला है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर ये फाइट होने वाली है बो निकल वर्सेस काइल डॉकस के बीच में। अब देखो, काइल डॉकस के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जिस वे से उसने जेरल्ड मर्शार्ड को सबमिट किया था और मिशेल परेरा को नॉकआउट किया है, उससे मुझे लग रहा है कि वो बो निकल को बीट भी कर सकता है या फिर काफी टफ फाइट उसे दे सकता है। और इसी के साथ काइल डॉकस के पास सबमिशन गेम भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अगर बो निकल उसे ग्राउंड में भी लेके जाता है और रेकलेस रहा थोड़ा सा, तो ऑन पेपर लगता है कि काइल डॉकस बो निकल को सबमिट भी कर सकता है। तो मेरी ओपिनियन में है ये थोड़ी सी क्लोज फाइट, बट पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है बो निकल फाइट को पुल ऑफ करने वाला है, और मुझे लगता है कि वो काइल डॉकस को ग्राउंड में टीकेओ या फिर कंप्लीटली ही नॉकआउट करने वाला है। अब जितना हमने बो निकल को देखा है तो फीट में लगता है कि बो निकल के पास इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स नहीं है, जहां पर वो जैब को थ्रो करेगा, ओवरहैंड लेफ्ट पंच को थ्रो करेगा, और इसके साथ जो उसकी हेड किक है, इनके अलावा अभी तक बो निकल ने और ज्यादा स्ट्राइकिंग को शो नहीं किया है। पर यहाँ पर मुझे फाइट में लगता है क्योंकि काइल डॉकस एक इतना ज्यादा फास्ट फाइटर नहीं है, डेफिनेटली
डेफिनेटली उसके पास एक्सपीरियंस है और ज्यादा बेटर स्ट्राइकिंग है जब ओवरऑल बात करते हैं, पर क्योंकि बो निकल के पास स्पीड की एडवांटेज रहने वाली है तो मुझे लगता है या तो हेड किक या तो जो ओवरहैंड पंच को थ्रो करता है बो निकल वही कनेक्ट होने वाला है काइल डॉकस के ऊपर और उसी से काइल डॉकस हर्ट होने वाला है, या तो फिर बो निकल अपने लिए और ज्यादा इजी फाइट को बनाने वाला है जहां पर वो डायरेक्टली काइल डॉकस के साथ रेसलिंग करना स्टार्ट कर देगा। और बेशक जैसे मैंने बोला डॉकस के पास काफी अच्छी सबमिशन गेम है, बट आई डोंट थिंक सो ग्राउंड में बो निकल वैसी पोजीशन में आने वाला है जहां पर काइल डॉकस उसके ऊपर कोई सबमिशन को लगा दे रहा है। मुझे लगता है कि बो निकल ज्यादा फास्ट रहकर फीट में काइल डॉकस को हर्ट करने वाला है। और ग्राउंड की बात करें तो बार बार काइल डॉकस को ग्राउंड में लेके जाकर उसके ऊपर टॉप पोजीशन को मेंटेन रखने वाला है। तो फाइट में मैं यहां पर पिक कर रहा हूं बो निकल टू विन। अब क्या वो यहां पर फिनिश को निकाल सकता है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर तो फिनिश आया तो मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाला है बाय टीकेओ, बट सेफ्टी के लिए मैं यहां पर जाने वाला हूं बो निकल टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अगर तो काइल डॉकस को बो निकल को बीट करना है तो फिर उसे जैसे आरडीआर ने प्रेशर डाला था बो निकल के ऊपर, जहां पर वो नीज को थ्रो कर रहा है, डर्टी बॉक्सिंग बना रहा है, क्लिंच कर रहा है बो निकल के साथ, उसे गैस आउट करवा रहा है, वो चीज करने पड़ेगी काइल डॉकस को। बट क्योंकि काइल डॉकस के पास आरडीआर जैसी एबिलिटी नहीं है और इसी के साथ उसके पास इतनी स्पीड भी नहीं है, पावर भी नहीं है इतनी ज्यादा तुम बोल सकते हो, तो इसीलिए एक्सपीरियंस वाइज काइल डॉकस का ज्यादा बनता है। बट एंड में आई थिंक बो निकल फाइट को विन करने वाला है। अब क्लोज फाइट की बात चली थी तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर ट्रिकी फाइट के बारे में बात करते हैं जहां पर ये फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स मारिशियो हफी वर्सेस माइकल चैंडलर के बीच में। ये सच में बहुत ही ज्यादा ट्रिकी फाइट है गाइस। अगर तो माइकल चैंडलर यहां पर फाइट आईक्यू को यूज करता है जो कि हमें पता है कि उसकी फाइट गेम में मिसिंग है, बट अगर फाइनली माइकल चैंडलर फाइट आईक्यू को यूज कर लेता है तो वो फाइट को विन कर सकता है। सबसे पहले तो जो भी फाइट को विन कर रहा है आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट डिस्टेंस जाने वाली है। दोनों ही फाइटर्स के पास बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग एबिलिटी है, तो मान के चलो कि यहां पर पहले राउंड या फिर सेकंड राउंड में फिनिश आने के काफी चांसेस हैं। अब रही बात फाइटिंग की तो हर जगह लगता है कि हफी ज्यादा बेटर है चैंडलर से, जहां पर साइज को ले लो, रीच को ले लो, वैरायटी ऑफ स्ट्राइक्स को ले लो, हर जगह मारिशियो हफी ज्यादा शाइन करता है। वो प्रेशर डाल के भी फाइट कर सकता है या फिर काउंटर गेम को भी खेल सकता है जहां पर वो किक्स को भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है। ऑन दी अदर हैंड माइकल चैंडलर की अगर हम बात करते हैं तो एक ही स्टाइल से चैंडलर को फाइट करना आती है और वो है बार बार फॉरवर्ड मार्च करना और ह्यूज पंचेस को स्विंग करना। अगर तो वो कनेक्ट कर देता है तो उसका ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है, क्योंकि हर एक पंच में चैंडलर के बहुत ज्यादा पावर होती है। बट अगर वो पंच कनेक्ट नहीं हुआ और ओपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है तो हर बार माइकल चैंडलर ट्रबल में आ जाता है। माइकल चैंडलर अब 40 इयर्स का हो चुका है और मुझे लगता है कि उसके पास लास्ट चांस है कुछ भी प्रूव करने के लिए या फिर काइंड ऑफ फिर से डिवीजन को क्लाइम करने के लिए। वेयर इज मारिशियो हफी स्टिल बहुत ज्यादा यंग है, वो 29 इयर्स का है। तो यहां पर गाइस मुझे लगता है कि अगर माइकल चैंडलर को विन करना है तो एक तो ये ऑप्शन है कि जिस वे से वो पंचेस को स्विंग करता है वो प्रे करे कि इनमें से कोई पंच कनेक्ट हो जाए और मारिशियो हफी नॉकआउट हो जाए। बट इसी के साथ एक और बेटर ऑप्शन है जो कि एक्चुअली में मारिशियो हफी की वीकनेस है, और वो है कि अगर माइकल चैंडलर फाइट आईक्यू को यूज करता है और ऑल अमेरिकन जो वो रेसलर है उसे यूटिलाइज करते हुए यहां पर फाइट में रेसलिंग करता है। पहले ही राउंड से मारिशियो हफी को ग्राउंड में लेके जाना होगा और वी नो कि माइकल चैंडलर ऐसा कर सकता है। वो डस्टिन को भी ग्राउंड में लेके चले गया था, अब बस उसे यहां पर गैस आउट नहीं होना है बार बार मारिशियो हफी को पिकअप करके और उसे स्लैम डाउन करके, बट बेटर गेम प्लान दिखाते हुए वो बार बार हफी को ग्राउंड में लेके जा सकता है, उसके ऊपर टॉप कंट्रोल पा सकता है और वहां से या तो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस या फिर कोई सबमिशन को लगा के जैसे कि बेनवा सांडिनी ने किया था वैसे ही हफी को वो सबमिट भी कर सकता है। तो चांस तो देखो माइकल चैंडलर के पास डेफिनेटली है, बट जैसे कि हमें पता है बहुत ही कम बार हम देखते हैं कि माइकल चैंडलर अपने फाइट आईक्यू को यूज कर रहा है। वो इतनी ज्यादा केयर नहीं करता गेम प्लान की जितनी वो केयर करता है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। तो इसीलिए ये वाली होप से मैं माइकल चैंडलर को पिक नहीं कर सकता, बल्कि मैं यहां पर जाने वाला हूं मारिशियो हफी टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट। मे बी माइकल चैंडलर फाइटिंग की स्टार्टिंग में थोड़े से टेकडाउन्स की ट्राई करे, बट एक बार जैसे ही माइकल चैंडलर के ऊपर पंचेस लैंड होने वाले हैं तो वो सारे गेम प्लान को भूलने वाला है और फिर मुझे लगता है हफी अपनी पूरी गेम को दिखा सकता है जहां पर वो रेंज में रह रहा है, बार बार लेग किक्स या फिर हेड किक्स, इवन स्पिनिंग किक्स को भी थ्रो कर रहा है और जैसे ही दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज होता है हफी यहां पर कोई बिग पंच को कनेक्ट करने वाला है जिससे कि वो माइकल चैंडलर को नॉकआउट कर देगा। माइकल चैंडलर के पास पावर बहुत ज्यादा है बट उसकी चेन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमने उसे जैब से भी ड्रॉप होते हुए देखा है। और अब अगर हम मारिशियो हफी की भी बात करें तो वो अलेक्जेंडर के साथ ट्रेन कर रहा है, उसने फाइटिंग नर्ड्स को लीव कर दिया है। तो जो मैं बात कर रहा था कि चैंडलर रेसलिंग कर सकता है, वहां पर भी हु नोस मे बी मारिशियो हफी का जो टेक डाउन डिफेंस है वो पहले से थोड़ा सा और बेटर हो गया हो और फीड में फाइट को रखते हुए मारिशियो हफी कोई ना कोई काउंटर पंच या फिर कोई बिग किक को थ्रो करने वाला है और माइकल चैंडलर को हर्ट करके उसे फिनिश करने वाला है। तो जैसे मैंने
ने स्टार्टिंग में कहा मारिशो हफी को तो मैं पिक कर रहा हूं, बट है ये ट्रिकी फाइट। अगर तो यहाँ पर चैंडलर सच में गेम प्लान को फॉलो करता है तो वो डेफिनेटली फाइट को विन कर सकता है। पूरा एक क्लियर पाथ है उसके लिए कैसे फाइट को विन करना है। बट ऑल्सो गिवन दैट कि यहाँ पर माइकल चैंडलर की बात हो रही है, तो क्या वो गेम प्लान को इंपोज करने वाला है? आई हाईली डाउटेड, और इसीलिए मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ हफी टू विन। और अब मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं हैवी वेट फाइट में, जहां पर ये फाइट होने वाली है अनडिफीटेड फाइटर जॉश हॉकेट वर्सेस डेरिक लुइस के बीच में। यूएफसी व्हाइट हाउस में लास्ट एडिशन है ये वाली फाइट, बट क्या इंसेन एडिशन है। डेरिक लुइस डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फाइटर है, और जॉश हॉकेट की बात करें तो जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो पूरा क्रिंज है, बट इसी के साथ वो बहुत ज्यादा ऑडियंस को लेके आता है। और एक मेन चीज हर कोई लोग भूल जाते हैं, वो है कि जॉश हॉकेट की फाइटिंग बहुत ज्यादा इंसेन है। पूरी हैवीवेट डिवीजन को ले लो, जॉश हॉकेट की जो रेसलिंग है वो सबसे ज्यादा टॉप में है, क्योंकि उसका साइज बाकी हैवीवेट के कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं है। वो चाहे तो वो लाइट हैवीवेट में भी आ सकता है, बट हैवीवेट डिवीजन की ही बात करें तो स्मॉल साइज होने की वजह से वो काफी ज्यादा एथलेटिक और बहुत ज्यादा स्पीड रहता है अपने ओपोनेंट से। और इसी के साथ जस्ट अभी लास्ट फाइट जो कर्टिस के अगेंस्ट हुई थी, वहां पर हमने देखा था कि जॉश हॉकेट कितना ज्यादा इंसेन फाइटर है। यहां पर अगर मैं फाइट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डेरिक लुइस फाइट को विन कर सकता है, वो है कि अगर वो अपने राइट पंच को टाइम कर लेता है जॉश हॉकेट के ऊपर। डेरिक लुइस के पास बहुत ज्यादा साइज है और उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, तो जिस वजह से जॉश हॉकेट ने कर्टिस ब्लेड्स के साथ फाइट की थी, वैसे ही सेम अगर हॉकेट यहां पर भी ट्राई करता है और बाय चांस अगर डेरिक लुइस उसे काउंटर कर देता है, तो ये मान के चलो जॉश हॉकेट नॉकआउट होने वाला है। बट इसके अलावा गाइस, मुझे किसी और वे से नहीं दिख रहा कि डेरिक लुइस फाइट को विन कर सकता है। जॉश हॉकेट हर जगह बेटर है डेरिक लुइस से, वो यंग फाइटर है। डेरिक लुइस 41 इयर्स का ओल्ड फाइटर बन चुका है, और इसी के साथ डेरिक लुइस बहुत ही ज्यादा स्लो है, और बोल सकते हैं कि उसके पास बस एक राउंड का कार्डियो बचता है विद जीरो रेसलिंग। वेरस यही चीज अगर हम जॉश हॉकेट की देखें तो वो पूरे 3 राउंड्स बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइट कर सकता है। तो इसीलिए गाइस, यहां पर नो डाउट मेरे लिए मैं यहां पर जाने वाला हूं जॉश हॉकेट टू विन द फाइट। अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि डेरिक लुइस के पास एक चांस है, वो है कि अगर वो पंच को कनेक्ट कर दे, तो यहां पर भी एक बात नोटिस करने वाली है। अगर तो जॉश हॉकेट जो उसकी मेन गेम है यानी कि रेसलिंग को यूज करता है, तो मुझे लगता है कि ये जो फाइट उसके लिए एक इजी फाइट है, ये और ज्यादा इजी बनने वाली है, जहां पर वो डेरिक लुइस को ग्राउंड में लेके जा रहा है और वहीं पर बिना कोई डर से, बिना कोई डैमेज को लिए हुए वो डेरिक लुइस को फिनिश कर दे रहा है। तो ईदर वे गाइस, या तो जॉश हॉकेट स्ट्राइकिंग करता है या फिर अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए वो फाइट को एकदम ग्राउंड में लेके चले जाता है। मुझे लगता है कि दोनों वे से वो फाइट को विन करने वाला है, और ये जो विन है लग रहा है कि ये पहले ही राउंड में आने वाली है। तो ओवरऑल फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है जॉश हॉकेट टू विन बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं बैंटवेट डिवीजन में, जहां पर ये फाइट होने वाली है शॉन ओमेली वर्सेस एमन ज़हाबी के बीच में। अब फाइट में तो कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्वियसली फाइट गेम है, बट समवट मुझे लगता है ये फाइट शॉन ओमेली के लिए एक टेलर्ड मेड फाइट है, जहां पर जस्ट अभी उसने अपनी लास्ट फाइट में सॉन्ग यडोंग को बीट किया, जो कि ज्यादा फास्ट है एमन ज़हाबी से, उसके पास ज्यादा बेटर ग्रैपलिंग है एंड ऑल्सो स्ट्राइकिंग भी उसकी ज्यादा बेटर है, प्लस एमन ज़हाबी से पावर भी ज्यादा है। तो सॉन्ग यडोंग को शॉन ओमेली ऑलरेडी बीट कर चुका है, तो यहाँ पर फाइट में मुझे नहीं लग रहा है कि एमन ज़हाबी कुछ भी यूनिक लेके आता है जिससे कि ओमैली को वो बीट कर सकता है। एमन ज़हाबी का बस ये बोल सकते हैं कि उसके पास साइज है जो बाकी ओपोनेंट्स के पास इतना नहीं रहता है बैंटवेट में, बट उसके अलावा वो हर्ट भी हुआ है, वो ड्रॉप भी हुआ है, और शॉन ओमेली फीट में एक काफी क्लेवर फाइटर है। उसकी फुट प्लेसमेंट ले लो या जिस वे से वो मूव करता है, वो काफी मुश्किल रहता है प्रिडिक्ट करने के लिए। इसके ऊपर से उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है और वो बार बार जो फेंट करते रहता है। मुझे लगता है यहाँ पर एमन ज़हाबी को हर एक चीज में ट्रबल आने वाली है। वो हमेशा ओमैली के जो फेंट्स हैं उन्हें बाइट करने वाला है, और उसकी वजह से शॉन ओमैली रेंज को ही मेंटेन रखने वाला है। वो बार बार एमन ज़हाबी के ऊपर जैब हो गया या लेग किक्स होगी, उन्हें बहुत ज्यादा थ्रो करने वाला है, और फिर एंड में मुझे फील आ रही है एमन ज़हाबी इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होने वाला है। वो ज्यादा एग्रेसिव होने की ट्राई करेगा और बूम, शॉन ओमैली वहीं पर उसे पुल काउंटर करते हुए नॉकआउट करने वाला है। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि शॉन ओमैली फाइट को विन करने वाला है, और इसीलिए यहां पर फाइट में मैं जा भी रहा हूं शॉन ओमैली टू विन बाय राउंड 2 या फिर मे बी राउंड 3 नॉकआउट। शॉन ने काफी बार बात की है कि वो इस फाइट में नॉकआउट ही चाहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो नॉकआउट के लिए ज्यादा जाने वाला है, और इसीलिए मैं यहाँ पर उसे नॉकआउट से ही पिक कर रहा हूँ। शायद से एमन ज़हाबी ये जो नॉकआउट है इसे डिले कर दे, या फिर मे बी ये नॉकआउट ना आ पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल एमन ज़हाबी के साइड से भी देखना बनता है। उसके कॉर्नर में रहने वाला है उसका भाई ज़हाबी, एंड ऑल्सो जीएसपी भी रहने वाला है जो कि उसका मेंटोर है। तो इसीलिए फाइट में हो सकता है कि एमन ज़हाबी हेवी ग्रैपलिंग
की अप्रोच लेके आए, जहां पर वो बार बार शॉन ओमैली के ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहे हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा गाइस, अपनी लास्ट फाइट में ही ओमैली ने सॉन्ग यडोंग के साथ फाइट की है, जो कि ज्यादा बेटर ऑलराउंड फाइटर है, जिसकी ग्रैपलिंग ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एमन साहबी। तो शायद से थोड़ी सी ट्रबल है शॉन ओमैली को, बट ओवरऑल मैं यहां पर जा रहा हूं कि शॉन ओमैली मास्टर क्लास को शो करने वाला है, जो कि उसके पास 3 to 4 इंचेस की रीच है, वो उसे बहुत अच्छे वे से यूटिलाइज करने वाला है। और राउंड 2 या फिर राउंड 3 में जब शॉन ओमैली अपनी टाइमिंग को सेट कर लेगा तो लग रहा है कि नॉकआउट आने वाला है। तो शॉन ओमैली मेरी पिक है। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो व्हाइट हाउस कार्ड की को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है इंटरम हैवीवेट बेल्ट के लिए, जहां पर एलेक्स परेरा फाइट करने वाला है सीरल गान के साथ। मेरे लिए तो ये फाइट पूरे कार्ड की सबसे एंटिसिपेटेड फाइट, सबसे बड़ी फाइट और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट। क्या एलेक्स परेरा रियली पुल ऑफ कर सकता है और ट्रिपल चैंपियन बन सकता है? बेशक ये जो बेल्ट है ये इंटरम बेल्ट है, बट तब भी बेल्ट तो है, और 3 डिवीजन में चैंपियन बनना जो आज तक नहीं हुआ, ये चीज क्या एलेक्स परेरा कर पाएगा? प्रोबेबली पूरी हैवीवेट डिवीजन का जो सबसे फास्टेस्ट फाइटर है वो सीरियल गान ही है, जहां पर जिस वे से गान मूव करता है वो डेफिनेटली एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा ट्रबल दे सकता है। क्योंकि फाइट में एक बात क्लियर है, गान के पास बहुत ज्यादा स्पीड रहने वाली है, और जैसे कि मुझे लग रहा है कि फाइट में एलेक्स परेरा ज्यादा प्रेशर को डालने वाला है, तो सीरियल गान पीछे होते हुए लैटरली भी बहुत अच्छा मूव करता है, तो एलेक्स परेरा को रियली ट्रबल आने वाली है। क्योंकि एक तो परेरा पूरा ही रशियन नहीं कर सकता, वरना जैसे कि हमें पता है गान ने बहुत ज्यादा ट्रेन किया आर्टेम वहीतोव के साथ, वो लिटरली एलेक्स परेरा की क्लिप्स को देख रहे थे कि कैसी उसकी वीकनेस है। तो जस्ट लाइक इजराइल अदसानिया, अगर तो एलेक्स परेरा बहुत ही ज्यादा प्रेशर को डाल देता है तो मे बी गान से वो काउंटर होके नॉकआउट भी हो सकता है। इसीलिए पूरी फाइट में मुझे लगता है मेन बात ये रहने वाली है कि परेरा कैसे फिगर आउट करता है कि गान जो इतना ज्यादा मूव कर रहा है, या तो वो उसकी मूवमेंट को कैसे खत्म करे, या फिर वो कैसे एंगल को कट कर रहा है, जहां पर अब दोनों रेंज में आ चुके हैं, और वहां से फिर एलेक्स परेरा बिग शॉट्स को लैंड कर रहा है। दोनों के ही पास पावर है एक दूसरे को नॉकआउट करने की। परेरा का हमने देखा है वो पहले भी नॉकआउट हुआ है, तो स्पीड ऑफ गान और एक्यूरेसी ऑफ गान ये डेफिनेटली परेरा को ट्रबल में डाल सकते हैं। बट इसी नॉकआउट पावर की बात अगर परेरा की साइड से करें तो एलेक्स परेरा के पास 1 पंच नॉकआउट पावर है, जहां पर पूरी फाइट में लग रहा है अगर वो गान को एक बार भी कैच कर लेता है अपने लेफ्ट हुक से, तो क्योंकि अब वो मिडिल वेट या फिर लाइट हेवी वेट में नहीं है बल्कि हेवी वेट में, तो मे बी एलेक्स परेरा का एक लेफ्ट हुक इनफ रहे गान को स्लीप करने के लिए। मैगोमेड अंकलाइव के साथ जो परेरा ने सेकंड फाइट की थी उसे अगर हम हटा दें तो नॉर्मली जो एलेक्स परेरा का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, वो इतना भी ज्यादा मूव नहीं करता, और जो उसकी स्ट्राइक्स हैं वो इतनी ज्यादा भी थ्रो नहीं करता, वो हमेशा कैलकुलेटेड वे से थ्रो करता है। फिर सीरियल गान की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मूव करता है, उसके पास स्पीड है, और इसी के साथ गान का जो मेन वेपन मुझे लगता है वो है उसका जैब। टॉम एस्पिनल के साथ भी हमने देखा गान ने टॉम को इसी जैब से ट्रबल में डाला हुआ था, तो यहां पर भी गान ये कर सकता है कि जब भी एलेक्स परेरा रेंज को क्लोज करने की ट्राई कर रहा है, बार बार वो परेरा के ऊपर जैब्स को लैंड कर रहा है, और जो परेरा की रेंज है जहां पर वो हेवी शॉट्स को लैंड कर सकता है, अपने लेफ्ट हुक को लैंड कर सकता है, उस रेंज में गान आ ही नहीं रहा है। एलेक्स परेरा का हमें रियली नहीं पता है कि वो हेवी वेट में कैसे मूव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वेट में आने के लिए उसने काफी बल्क किया है, तो जिस वे से वो लाइट हेवी वेट में मूव करता था, क्या उसी वे से वो हेवी वेट में मूव करने वाला है, या फिर परेरा बहुत ज्यादा स्लो होने वाला है, वो बहुत जल्दी टायर्ड होने वाला है, और फिर गान इसके एडवांटेज लेते हुए परेरा को बीट कर रहा है। ऑल्सो एक चीज है जो मे बी फाइट में एक्स फैक्टर बन सकता है, जहां पर अगर सीरियल गान रियली फाइट को मिक्स करने पे आ गया तो वो एलेक्स परेरा के ऊपर टेक डाउन्स को भी शूट कर सकता है, जहां पर उसकी फाइट्स में हमने देखा है गान बहुत ज्यादा स्नीकी वे से टेक डाउन्स को शूट करता है, खुद उसकी ग्राउंड गेम इतनी बेटर नहीं है, तो क्या वो ये सेम चीज परेरा के ऊपर भी करने वाला है? अंकलाइव की फाइट्स में हम देख सकते थे एलेक्स परेरा सारे टेक डाउन्स को डिफेंड करता है, तो यहां पर भी ये वाला एक्स फैक्टर बन सकता है, जहां पर गान टेक डाउन्स को शूट कर रहा है और फिर परेरा के ऊपर है, क्या वो इन्हें डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। अब 2 इंचेस की रीच एडवांटेज है गान के पास, तो इतनी ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि गान थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके फाइट करता है, तो गान को सक्सेस मिल सकती है अपने जैब्स को थ्रो करने में, बट गान को ये करते हुए केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एलेक्स परेरा के पास भी एक बहुत बड़ा वेपन है, वो है उसकी काफ किक्स या फिर लो लेग किक्स बोलो, जो कि अगर वो गान के ऊपर बार बार लैंड करता रहा तो गान को भी फाइट में ट्रबल होने वाली है। तो फाइट काफी क्लोज है गाइस, और पता नहीं क्यों मैं इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हूं। ऐसा लग रहा है कि कभी भी एक मूवमेंट आ सकती है जहां पर दोनों में से कोई भी अगर क्लीन लैंड किया तो ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है। क्या एलेक्स परेरा पुल ऑफ कर सकता है, वो विन ले सकता है और ट्रिपल चैंपियन बन सकता है? मुझे लगता है गाइस एलेक्स परेरा पुल ऑफ करने वाला है, वो सीरियल गान को बीट करके इंटरम हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा।
तो आई एम गोइंग विद एलेक्स परेरा टू विन द फाइट। पर ये वाली फाइट एक ऐसी फाइट नहीं होने वाली है जहां पर अंकल एफ की फाइट की तरह परेरा रश इन कर जा रहा है और सीरियल गान को पहले राउंड में नॉकआउट कर दे रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि ये फाइट लेटर राउंड्स में जाने वाली है और इसीलिए मेरी प्रिडिक्शन है एलेक्स परेरा टू विन बाय राउंड 4 नॉकआउट। ब्रो परेरा को चाहिए कि वो कैसे भी करके अपनी फ्लो स्टेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल जो वो खलील राउंड्री की फाइट में आया था जहां पर पहले वो थोड़ा सा ट्रबल में आ गया, बट फिर जब एक बार एलेक्स परेरा ने फ्लो स्टेट को पकड़ लिया तो हम देख रहे थे कि परेरा स्पीड के साथ पंच कॉम्बोस को भी लैंड कर रहा है, बॉडी को टारगेट कर रहा है, हेड को टारगेट कर रहा है। और सिमिलरली मुझे फील आ रही है यहां पर भी एलेक्स परेरा ये करने वाला है, जहां पर पहले के 2 राउंड्स हाईली कंपेटिटिव होंगे बट फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स एलेक्स परेरा फ्लो स्टेट को पकड़ने वाला है, वो सीरियल गान को हर्ट करने वाला है, गान भी उसे हर्ट करने वाला है, बट फिर जाकर राउंड 4 में एलेक्स परेरा बहुत ही ज्यादा प्रेशर को डालने वाला है और या तो अपने पंच कॉम्बो से वो गान को हर्ट करने वाला है या फिर इन कॉम्बोस के बीच में लेफ्ट हुक आएगा और वो सीरियल गान को नॉकआउट कर देगा। देखो फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है, जो मैं बोल रहा हूं उसका कंप्लीट ऑपोजिट हो सकता है। पता चले स्टार्टिंग के राउंड्स में गान ने एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर दिया है, बट ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले पूरा दिन मैं फाइट्स को देख रहा था और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गान के पास बहुत ज्यादा स्पीड है, वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, कहीं से भी उसके पंचेस या फिर किक्स आ जाती हैं, वो तो चलो एक्चुअली में ट्रू बात है, बट तब भी हमने देखा है गान को हर्ट होते हुए, जहां पर टाई टुइवासा की फाइट में वो ड्रॉप होता है और एलेक्जेंडर वॉल्कोव के साथ जो उसने सेकंड फाइट की थी वहां पर भी वॉल्कोव उसे मल्टीपल टाइम्स हर्ट करता है और रिजल्ट की भी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये कंट्रोवर्शियल विन थी। तो सीरियल गान जिस वे से मूव करता है वो है तो काफी गुड, बट इसी के साथ वो तब भी कैच हो जाता है और मुझे लगता है कि अगर टाई या फिर वॉल्कोव गान को हर्ट कर रहे हैं तो यही चीज अगर परेरा लैंड करता अपने पंचेस तो मे बी वो गान को डायरेक्टली ही पुट अवे कर दे या फिर इतना ज्यादा हर्ट कर दे कि गान रिकवर ही ना हो पाए। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। नेक टू नेक चली हुई है ये फाइट, मुझे लग रहा है कि एलेक्स परेरा प्रेशर को डालने वाला है, बट गान के साथ जो ट्रेन कर रहा था आर्टेम वहीतोव उसने बार बार बोला है परेरा के अगेंस्ट अगर बिना डरे प्रेशर को डाला जाए तो परेरा का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसा भी हो सकता है पूरी फाइट में गान प्रेशर डालने की देख रहा है और एलेक्स परेरा को फिर काउंटर गेम खेलने पड़ रही है। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने तुम्हें बता दी है कैसे फाइट जा सकती है, बट ऑब्वियसली एंड में मैं जा रहा हूं एलेक्स परेरा टू विन बाय नॉकआउट, जहां पर मुझे लगता है परेरा एक बहुत ज्यादा यूनिक फाइटर है। किक बॉक्सिंग से वो आता है, 0 ग्राउंड गेम लेके आता है, बट तब भी सारे फॉर्मर चैंपियंस को एलेक्स परेरा बीट कर रहा है, 2 डिवीजन का वो चैंपियन बन गया है और अब लेगेसी को चेस कर रहा है, गोट स्टेटस को चेस कर रहा है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो ये चीज करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं व्हाइट हाउस कार्ड की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जहां पर ये फाइट लाइट वेट बेल्ट के लिए है, जिधर इलिया टुपुरिया फाइट कर रहा है जस्टिन गेची के साथ। को मेन इवेंट के कंपैरिजन में ये फाइट कंप्लीट ऑपोजिट है, जहां पर फाइटिंग ऑड्स ये बताते हैं, काफी लोग ये बोल रहे हैं और मुझे भी लगता है इलिया टुपुरिया के पास बहुत बड़ा चांस है कि वो जस्टिन गेची को बीट करके अपनी बेल्ट को रिटेन कर रहा है, बट इसी के साथ गाइस बार बार हम देख चुके हैं जस्टिन गेची का उसे काउंट आउट नहीं कर सकते फाइट में। गेची के पास रियली एबिलिटी है कि वो इलिया टुपुरिया को ट्रबल में डाल रहा है और अगर वो कोई टाइम कर लेता है बिग शॉट को तो वो इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर सकता है। इलिया टुपुरिया बहुत ही ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, तो अगर जस्टिन गेची जो सबको लग रहा है कि ब्रॉल करने के लिए आने वाला है, फॉरवर्ड ही मूव करने वाला है और हेवी शॉट्स को थ्रो करने वाला है, तो इसी के चलते काफी चांसेस हैं कि इलिया टुपुरिया अपने पंच कॉम्बो से काउंटर कर रहा है और जस्टिन गेची को नॉकआउट कर दे रहा है। स्ट्राइकिंग को लेकर बात करते हैं, बट एक चीज मैं कवर कर लेता हूं, दोनों को रेसलिंग आती है करने और इलिया टुपुरिया एक हाई लेवल ग्रैपलर है। अगर वो फाइट को रियली इजी बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो जस्टिन को ग्राउंड में लेके जाए और उसे डायरेक्टली ही सबमिट कर दे। जस्टिन को हमने देखा है बहुत बार वो सबमिट होता है क्योंकि उसकी सबमिशन गेम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट जैसे कि हमें पता है इलिया टुपुरिया ऑलरेडी मना कर चुका है कि वो फाइट को ग्राउंड में नहीं लेके जाने वाला है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि ये फाइट ग्राउंड में जाने वाली है। जस्टिन यहां वहां थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि उसके पास रेसलिंग है तो वो लेके जा सकता है फाइट को ग्राउंड में, बट मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है गाइस। मुझे बस यही लग रहा है दोनों फाइटर्स के बीच में स्ट्राइकिंग होने वाली है और पहले के ही 2 राउंड्स में पता लगने वाला है कि कौन सा फाइटर विन कर रहा है। तो ये थोड़ी सी वन साइडेड फाइट गाइस, ये तो मानना पड़ेगा। इलिया टुपुरिया के पास बहुत ही हाई चांस है कि वो जस्टिन गेची को नॉकआउट कर रहा है। अब प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या है, जस्टिन गेची की साइड से काफी लोग बोल रहे हैं कि उसे थोड़ा सा कंपोज होकर फाइट करने की जरूरत है, जस्ट लाइक जैसे वो पैडी के साथ ब्रॉल ही करने में चले गया था वैसे वो इलिया टुपुरिया के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया उसे काउंटर करके नॉकआउट कर सकता है। बट एक बार गाइस इसी चीज को थोड़ा सा डीपली सोचो, अगर जस्टिन गेची इलिया के साथ ब्रॉल नहीं करता है तो और क्या करेगा जस्टिन? एक्चुअली में जस्टिन गेची के पास
चांस ही तभी बनता है जब वो इलिया के साथ ब्रॉल कर रहा है और वहां पर वो इलिया को फोर्स कर रहा है कि वो भी उसके साथ ब्रॉल करे, और उसी ब्रॉल के बीच में जस्टिन कोई ओवरहैंड राइट पंच या फिर राइट अपर कट को थ्रो कर दे रहा है और इलिया को ड्रॉप या फिर नॉकआउट कर दे रहा है। मुझे पता है ये वाली चीज बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि इलिया बहुत ज्यादा काउंटर शॉट्स को थ्रो कर सकता है, बट जैसे मैंने पहले कहा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जस्टिन के पास। सच में मुझे लगता है कि जस्टिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जहां पर वो इलिया से ज्यादा टेक्निकल तो है नहीं कि वो रेंज में रहकर फाइट करने की ट्राई कर रहा है, डिस्टेंस को मेंटेन करने की ट्राई कर रहा है और अपने जैब को पॉप कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो वाली चीज जस्टिन ने नहीं की वो अपनी लास्ट की फाइट्स में ऐसा कैसे कर सकता है। अगर ऐसा होता है कि जस्टिन रेंज में रहकर फाइट कर रहा है और थोड़ा सा टेक्निकल होने की ट्राई कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूंगा टू बी ऑनेस्ट। जस्टिन ये चीज बोल भी रहा है और मुझे लगता भी है ब्रॉल ही करने के लिए जाने वाला है जस्टिन, क्योंकि वहीं पर उसके पास सबसे बड़ा चांस बनता है कि वो इलिया टुपुरे को हर्ट करके बीट कर रहा है उसे। अब ब्रॉल करते टाइम एक चीज जस्टिन कर सकता है, जहां पर रिसेंट की कुछ फाइट्स में अगर तुम नोटिस करोगे तो जितना पहले जस्टिन लेग किक्स को थ्रो करता था वो वाली चीज उसने बहुत ही ज्यादा कम कर दी है, जहां पर अब तुम जस्टिन की हार्डली कोई लेग किक्स को देख रहे हो कि वो थ्रो भी कर रहा है। तो ये वाली चीज मुझे लगती है कि इलिया टुपुरे की फाइट में जस्टिन को चाहिए कि वो अपनी लेग किक्स को वापस लेके आए, क्योंकि इससे इलिया ट्रबल में आ सकता है। उसका जो ऑलमोस्ट सारा वेट है वो लीड लेग पे रहता है और इलिया की फ्रंट लेग में हमें पता है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है, तभी वो थोड़ा सा गैप भी दिखता है इलिया टुपुरे की थाई में। तो यहां पर अगर जस्टिन रियली प्रॉपर गेम प्लान से आता है तो वो ब्रॉल के साथ लेग किक्स को भी स्पैम कर रहा है, जहां पर वो इलिया टुपुरे की मूवमेंट को खत्म कर रहा है। तब जाकर मुझे लगता है उसके बिग पंचेस इलिया टुपुरे के ऊपर लैंड हो रहे हैं और इलिया टुपुरे नॉकआउट हो जा रहा है। आई नो कि ये मैंने पूरी सेगमेंट बना दी है कि कैसे जस्टिन इलिया को बीट कर सकता है, बट इस चीज की बात करना बनती थी गाइस, क्योंकि एज वी नो इलिया टुपुरे के बहुत ज्यादा चांसेस है विन करने के, और यहां पर मुझे भी सेम चीज लगती है जहां पर इलिया टुपुरे फाइट को विन करने वाला है। अब ये तो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा था कि जस्टिन को क्या करना चाहिए, बट एक्चुअली में जो मुझे लग रहा है कि होने वाला है वो है कि पहले राउंड से दोनों फाइटर्स सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में ब्रॉल करने का देखेंगे और वहीं पर पंचेस को स्विंग करते हुए इलिया टुपुरे कोई बिग पंच कॉम्बो लैंड करने वाला है और जस्टिन गेची नॉकआउट होने वाला है। ऑलमोस्ट हर बार जस्टिन गेची अपनी फाइट्स में हर्ट होता है, हमने उसे काफी बार ड्रॉप होते हुए देखा है। तो यहां पर मुझे लगता है अगर तो इलिया ने कोई भी पंच को क्लीन लैंड कर दिया तो जस्टिन गेची या तो नॉकआउट होने वाला है या तो इतनी ज्यादा ट्रबल में आ जाएगा कि फिर इलिया टुपुरे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से जस्टिन को फिनिश करने वाला है। तो अल्टीमेटली फाइट में मेरी पिक है इलिया टुपुरे टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। आई थिंक सो जो इलिया टुपुरे बोल रहा है कि वो पहले के ही 2 मिनट्स में फाइट को ओवर करने वाला है, वैसा ही फाइट में होने भी वाला है, क्योंकि जस्टिन गेची ब्रॉल करने का देखेगा और इलिया कोई काउंटर को थ्रो करके उसे नॉकआउट कर रहा है। मे बी जैसे उसने डस्टिन के साथ एकदम से हेड किक को थ्रो कर दिया था वैसे वो इलिया के अगेंस्ट भी करे, क्योंकि एम्बेडेड सीरीज में हम देखते हैं जस्टिन अपने कोच के साथ जाय हर्बर्ट की फाइट को देखता है जहां पर इलिया टुपुरे हेड किक से ड्रॉप हुआ था और खुद जस्टिन गेची ने डस्टिन को नॉकआउट किया हेड किक से। तो मे बी यहां पर जस्टिन को हेड किक्स की भी ट्राई करनी चाहिए। जस्टिन गेची 2 बार इंटरम चैंपियन बन चुका है, बट वो कभी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बना और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, जहां पर मैं पिक कर रहा हूं इलिया टुपुरे जस्टिन को बीट करने वाला है बाय नॉकआउट, वो भी पहले ही राउंड में। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी व्हाइट हाउस फ्रीडम 250 की प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पूरी कार्ड में पिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम्हें लगता है कि एलेक्स परेरा फाइट में पुल ऑफ करने वाला है और ट्रिपल चैंपियन बनने वाला है या फिर सिरिल गान परेरा को बीट करने वाला है? तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।